प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजीपी क्लासेज में। आज मैं कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या रियल नंबर के नाम से दिया हुआ है उसे पढ़ाने वाला हूं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों ने क्लास 9th में भी वास्तविक संख्या को पढ़ा होगा और फिर से यहाँ क्लास 10th में वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं। मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैं दिखा रहा हूँ। ये क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपको सारे बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जो भी प्रमेय थ्योरम होगा उसको हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट में और अच्छे तरीके से उस प्रमेय को बताऊंगा। तब जाकर इसका जो प्रश्नावली 1.1 है उसे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपका वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझते हैं, क्योंकि चैप्टर ही है वास्तविक संख्या और इस चैप्टर का जो संख्या है ना वो जड़ है, बेस है। तो समझते हैं संख्या। संख्या दो तरह के होते हैं, पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th में हमें काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। तो कहाँ पढ़ना है? हमें काल्पनिक संख्या के बारे में क्लास 11th मतलब इंटर में पढ़ना है। तो काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं बताते हैं। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो रूट के अंदर माइनस में पाई जाती है, अर्थात वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में पाई जाती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ तो ये रूट के अंदर -2, फिर है रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7। इस तरह से जो भी संख्याएं होंगे वो सब काल्पनिक संख्याएं होंगे। ठीक है, अब समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारे परिवार आते हैं। इस परिवार में जो है फर्स्ट जो है वो प्राकृतिक संख्या है। सबको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसीलिए इसका संकेत जो है n होता है। n इज इक्वल्स टू है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये सारे संख्याएं कौन सी संख्या है? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं? तो n से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो नेचुरल नंबर के आगे जब जीरो शामिल हो जाते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे W से दिखाते हैं। W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कौन सी संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक जो होते हैं जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। उसके बाद जो इधर के होंगे जो पूर्णांक होते हैं उसे इंटीजर कहते हैं और इंटीजर को हम i से दिखाते हैं। i इज इक्वल्स टू होगा जैसे 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ हमारा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के पहले जो संख्या होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक, तो ये सारे के सारे कौन सी संख्या हुए? ये पूर्ण संख्या हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p/q, ये हुआ अंश और ये हुआ हर। तो वे सभी संख्याएं
जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है Q मतलब हर कभी भी 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के रूप में हो गया तो इसका मतलब है वो संख्या जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू, हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे 3/4 या फिर 1/2 या फिर 0 या फिर -3/2। तो इस टाइप के जो भी संख्याएं होंगे वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और Q का मान यहाँ भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को हम Q डैश से दर्शाते हैं। तो इसका जब उदाहरण लेते हैं जैसे √2, √3, √7, फिर ले सकते हैं पाई, तो ये सारे संख्या क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 क्या है, 22/7, तो 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान रखेंगे। लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई का जो वैल्यू होगा, पाई का जो वैल्यू होगा, पाई का मान, वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक मेन जो प्रमेय है, जिसको इस चैप्टर का ये आधारभूत परिमेय है, इसे पढ़ने वाले हैं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय। मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाता हूँ कि जैसे ये है प्रमेय 1.1, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको आसान शब्द में, आसान तरीके से पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं ये लैंग्वेज को भी लिखकर आपको बताऊँगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए मेरे पास मैंने एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है। बेसिकली ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या जो प्रमेय है, ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको किया गया है। मैंने पहला जो उदाहरण लिया है वो 19 और 4 लिया है। ये क्या है, 19 और 4। तो 19 जो है वो क्या है, बड़ा है 4 से। 19 क्या है, बड़ा है 4 से। तो भाग विधि में जैसे हम भाग देते हैं तो 19 4 से 19 में भाग देंगे। जब 4 से 19 में भाग देंगे तो 4 चौके 16, 16 बचा यहाँ पर 3। तो ये जो हुआ हमारा, ये हुआ भाजक, ये क्या हुआ, भाजक हुआ। और ये जो हुआ ये भागफल हुआ, भागफल। और ये जो हुआ ये शेष हुआ या शेषफल। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, ये है भाज्य है। क्या है, भाज्य। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, छोटे क्लासों में 5, 6, 7, 8 ये सब में भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर वो होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष या शेषफल। तो भाज्य कितना है, 19 है। भाज्य कितना है, 19 है। बराबर होना चाहिए भाजक, भाजक कितने हैं तो 4 है। भागफल कितने हैं, 4 है, और भागफल भी 4 है। प्लस शेष कितने हैं तो शेष 3 है। तो 4 चक्की ये 16 और प्लस 3, तो हो गया कितना, ये 19 के बराबर आना चाहिए। तो 19 बराबर ये 16 3 19, बस यही है। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एक तरीका है जो जटिल चीज़ों को सरल करके हल किया जाता है। दूसरा मैं एग्जांपल लूँ, दूसरा एग्जांपल, तो यहाँ पर ये 81 जो है, 81 वो बड़ा है किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से 81 में डिवाइड करना है।
तो 3 दूने का 6, बाकी बचा 2, घटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर बच आ गया 1, तो 3 सते 21, 3 सते 21 0। यहाँ पर क्या होगा, तो ये भाज्य जो है, भाज्य बराबर, ये भाज्य अभी जो बताया मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, और ये भागफल हुआ, और ये शेष हुआ। तो भाज्य बराबर भाजक 3 गुने भागफल 27 और प्लस का शेष कितना आया है 0। तो 81 बराबर ये 7 या 21 की 1 और 3 दूने 6 और 2 8, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये 81 हुआ। मतलब कि ये कहा क्या गया है, ये कहा, इसका कहना है कि जो भाज्य होगा वो भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो मैं अब इसका लैंग्वेज में कुछ समझा देता हूँ, जो लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है। लैंग्वेज है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर तब ऐसे पूर्ण संख्या, अभी मैंने पूर्ण संख्या आपको बताया, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, नहीं, जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, ये सारे तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर तब ऐसे पूर्ण संख्या होल नंबर क्यू और आर प्राप्त होते हैं कि ए जो है वो बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। ए क्या है, तो ए यहाँ पर जो है वो भाज्य होते हैं, ए क्या होते हैं, ये भाज्य है। बी क्या है, तो ये भाजक है, अभी जो मैंने बताया। बी क्या है, ये भाजक है, ये बी क्या है, भाजक है। और क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, ये भागफल है। और आर क्या है, तो ये शेष है या शेषफल है। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को जो संतुष्ट कर दे वही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। ठीक, लेकिन एक शर्त यहाँ पर दिया हुआ है, आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा। मतलब आर जो है वो बी से छोटा होगा, मतलब बी बड़ा होगा हमेशा आर से। लेकिन आर जो होगा, आर का मान वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या है कि ये ए है और ये बी है, ये भाजक, और ये क्या है, क्यू है भागफल, और ये क्या है, शेषफल 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो बी है ये हमारा बी हुआ भाजक, बी का मान हमेशा आर से बड़ा है, ये आर है। बी का मान क्या है, आर से क्या है, बड़ा है ना। बी का मान जो है, बी का मान आर से क्या है, बड़ा है। बी 4 है तो आर 3 है। तो यहाँ पर वही है, बी का मान बड़ा है आर से। और दूसरे एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये ए है, और यहाँ पर ये क्यू है, और यहाँ पर ये आर है। तो देखिए ये जो बी का मान है, बी का मान वो क्या है, बी का मान आर से क्या है, आर से वो बड़ा है। और दूसरा नंबर क्या है कि बी का जो मान है, बी का मान क्या बोला मैंने, आर से क्या है, बड़ा है। बी का मान आर से बड़ा है। ठीक है, और आर का जो मान है वो 0 के बराबर है ना, 0 के क्या है, बराबर है, यहाँ ये बराबर है। ठीक, तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद आता है उसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी का बार बार उपयोग करते हैं, तब तक जब तक कि शेषफल आर जो है वो शून्य नहीं आ जाए। फिर से समझते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं जब तक कि शेषफल आर जो है वो शून्य नहीं आ जाए। विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। कह रहा है कि संख्याओं 510 एवं
92 का HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है 510 वो बड़ा है किससे, 92 से। तो यहाँ पर भाग का प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने पीछे बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो उस विधि से जो है 92 में हम भाग देंगे, 92 से हम भाग देंगे 510 में, ठीक है। तो 92 से हम भाग देंगे 510 में, तो 92 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10 की 0, उसके बाद 9 पचे 45 और 1 46, 560 हुआ। इसको जब घटाएंगे तो 0 का 0, 11 में 6 गया तो 5 आ गया 50, ठीक है। तो ये जो है हमारा A हुआ, ये जो है हमारा B हुआ, ये जो है वो Q हुआ, और ये जो हुआ क्या है, ये R हुआ, क्या है, R है। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अभी हमने क्या पढ़ा है कि B जो होगा बी क्यू प्लस R वो किसके बराबर होंगे, वो A भाज्य के बराबर होंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को बार बार हम लिखेंगे, कब तक, जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाए शेष। तो सबसे पहले ये B है, B कितना है तो 92 है, इंटू Q क्या है, Q 5 है, प्लस R कितना है तो R 50 है, वो किसके बराबर है तो वो 510 के बराबर है। ये स्टेप 1 हुआ, इसको इस चरण 1 कहेंगे, या इसको कहेंगे स्टेप 1 था ये, ठीक है। फिर स्टेप 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 50 से जब भाग लगाएंगे 92 में तो 2 बार में 100 हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार में लगेगा ये 50, तो 2 घटेगा तो 2, और 9 में 5 घटा तो बचा 4। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, भाज्य बराबर यहाँ जो 92 है, 92 बराबर क्या लिखेंगे, 92 बराबर भाजक कितना है 50 गुने भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना है तो 42 है। ये स्टेप 2 हुआ, स्टेप 2। फिर इसी तरह से हम दोहराते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए, तब तक हम लिखते रहेंगे। अब ये जो 42 है 42, ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा 50 भाज्य, ठीक है। तो 42 का भाग लगाएंगे, 42 से भाग लगाएंगे 50 में तो एक बार में ये हो जाएगा 42, ठीक है, 42 एकम 42, तो ये हुआ 8, और अब ये जो है हो जाएगा हमारा, ये जो है वो हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। तो फिर यहाँ पर ये A बराबर जो है वो लिखेंगे कि 50 बराबर भाजक क्या है तो B 42 है, B हाँ 42 है, और जो Q है वो 1 है, प्लस शेष कितना है, शेष 8 है, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप 3, ठीक है। अब फिर जो है हम भाग लगाएंगे 8 से जो है 42 में, 8 से किस में लगाएंगे 42 में, तो 8 पंचे ये हो जाएगा 5 बार में 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 घटाएंगे तो 2, ठीक। अब ये हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे भाज्य 42 बराबर भाजक 8 गुने भागफल 5 और प्लस शेष कितने हैं 2 है,
तो ये हुआ स्टेप 4, स्टेप 4। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम प्रक्रिया करेंगे वो है 2 से डिवाइड करेंगे 8 में। ठीक है, ये जो है इसमें 8 में, तो भाजक हो गया 2। तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 4 बार में 8 आ जाएगा, ये हो गया 0। बस यहाँ पर अब हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो फिर से मैं इसे लिख करके दिखाता हूँ। तो ये हुआ हमारा भाजक, ये हुआ भाज, ये हुआ भागफल और ये हुआ शेष। ठीक है, ये हुआ हमारा b, ये हुआ r और ये हुआ q और ये हुआ a। तो a बराबर 8 बराबर भाजक, भाजक कितना है 2 है, गुने भागफल कितना है 4 है, प्लस शेष कितने हैं 0 है। तो ये हुआ स्टेप 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टेप 5। ठीक, तो ये जो प्रोसेस था यहाँ से ले करके, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि जो शेषफल है वो शून्य नहीं आ जाए। जब तक कि शून्य नहीं आ जाए शेषफल, तब तक जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यही हुआ हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अभी मैंने बताया। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है उसका बार बार उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, 1, 2 और 3। तो बारी बारी से हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है, नहीं हल करते हैं इसको। तो 100 जो 35 है उससे बड़ा है कौन? 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ मैं भाग दे करके सिखाता हूँ। 135 से भाग देंगे 225 में, तो 2 बार में 270 हो जाएगा, है 225, तो एक ही बार लगेगा, 135 है। तो जब इसको हम, तो 135 ही लगा, तो 135 को घटाएंगे 225 में, तो 0, 5 में 5 गया 0, उसके बाद 2, 3 गया तो बचा 9। अब देखिए ये हुआ B, ये हुआ A, ये हुआ Q और ये हुआ R। तो ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो A के जगह पर 225 बराबर B के जगह पर 135 गुने Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 90। फिर 90 जो है वो भाजक बन जाएगा, 135 जो है वो भाज्य बन जाएगा। तो 2 बार में 180 होगा, है यहाँ 135 ही, तो एक ही बार लगेगा 90। 10 में 5 में 0 गया तो कितना बचेगा 5 ही, और 13 में 9 गया तो बचा 4। फिर अब ये बन गया B, ये बन गया Q और ये बन गया R। तो 135 बराबर 90 गुने 1 भागफल और प्लस शेष कितने हैं, तो 45। ठीक है, उसके बाद 45 अब बन जाएगा भाजक, 90 बन जाएगा भाज्य।
जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में पूरा पूरा लग जाएगा, 90 घटाएंगे तो 0। अभी हमने क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसी विधि है, यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसी विधि है जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार जो है यूज करते हैं और तब तक यूज करते हैं जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होता है, ये भाजक b, वही उसका होता है HCF। वो क्या होता है, HCF। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं लिख दूँ, ये 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0। और ये सारे स्टेप जो है, ये स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 ऐसे, यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिख सकते हैं ये। और अंत में जो इसका आंसर लिखेंगे, HCF ऑफ 135 और 225 का कितना आया, 45। ये आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A = BQ + R। ठीक है, तो इधर हम भाग देते हैं। जब 196 से भाग देंगे 38 220 में, तो 3 डिजिट में सबसे पहले लगाते हैं। तो 3 डिजिट में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार में लगाएंगे 196। तो आएगा ये 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा 7, 17 में 9 गया तो 8, और यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया तो 1। ठीक है, उसके बाद ऊपर से आ गया 2, फिर 9 बार में ये भाग लगेगा, 9 × 6 = 54 की 4, फिर 9 × 9 = 81 और 5 × 86 की 6, और 9 और 7 16, सॉरी 9 × 1 = 9, 9 और 8 17। तो 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, 7 में 7 गया तो 0। अब ऊपर से आ गया 0। अब ये 6 बार में पूरा पूरा लग जाएगा भाग, 980। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब देखिए, ये हुआ B, ये हुआ Q, और ये हुआ A, और ये हुआ R। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में 38 220 बराबर B का मान है 196 गुने Q का मान है 196 प्लस R का मान है 0। तो ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो HCF जो होगा, ये इसका HCF होगा, ये HCF होगा इसका। तो HCF ऑफ किसका, 196 और 38 220 का कितना होगा, तो 196 ही होगा। ये हुआ इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, आपका ये 867 और 255। तो 255 जो है, 255 वो छोटा है किससे, 867 से। ठीक है,
तो यहाँ पर हल लिखेंगे 867 वो बड़ा है 255 से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं कि A = BQ + R। ठीक है, तो 255 से डिवाइड करते हैं किसमें, 867 में, तो 3 बार में ये लगेगा। 5 × 15 = 5, 5 × 15 = 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 1 गया, 8 में 7 गया 1। ठीक, तो इसको यहाँ हम पहले लिख लेते हैं। 867 = 255 × 3 + शेषफल 102। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 है। फिर है, अब ये बन जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य, तो 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में 204 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1, 5 की 5। अब इसको फिर से लिख लेते हैं। 255 = 102 × 2 + 51। ठीक है, ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 2। फिर अब 51 ये हो जाएगा भाजक, 102 हो जाएगा भाज्य, 2 बार में पूरा 102 ये लग जाएगा भाग, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये क्या हुआ 0। अब यहाँ पर जो है ये R जो है हमारा 0 मिल गया, तो जहाँ पर R 0 मिला उसका जो भाजक होता है वही HCF होता है, जो B होता है वही क्या होता है उसका HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो अगर स्टेप 3 में लिखेंगे तो 102 = ये 51 भाजक, 51 × 2 + 0। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा कि HCF ऑफ क्या था 867 और 255 = इसका कितना हो जाएगा 51। ठीक है, ये हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।